हेलो। Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई की चैनल के ऊपर। और फिर से मैं आप सबके साथ जुड़ गया हूँ रिगार्डिंग दी एनसीईआरटी डिस्कशन। हम लोग ने प्रीवियस क्लास के अंदर एनसीईआरटी को पढ़ना शुरू किया था, उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। स्टैंडर्ड 9th की एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर हम लोग कर रहे थे 6, जहाँ पे मॉडर्न एग्रीकल्चर के अंदर मैं आपको पढ़ा रहा था कि किस तरह से मॉडर्न एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। और हमने प्रीवियस क्लास के अंदर पढ़ने की देखी थी, जब शुरुआत की थी तो मैंने आपको इंग्लैंड के अंदर मॉडर्न एग्रीकल्चर कैसे है वो समझाया, फिर अमेरिका के अंदर कैसे मॉडर्न एग्रीकल्चर है वो समझाया। आज का जो सेशन होगा वहां पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इंग्लैंड अमेरिका के बाद इंडिया के अंदर जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो उन्होंने मॉडर्न एग्रीकल्चर के नाम के ऊपर इंडिया का कैसे एक्सप्लॉयटेशन किया उसको समझाएंगे साहब, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये चैप्टर के अंदर जो सेकंड पार्ट है वो आपके लिए इंडियन हिस्ट्री के साथ जुड़ा हुआ है। बट एज ऑलवेज बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर, ऑल स्टूडेंट्स हु आर जस्ट न्यूली ऑन दिस प्लेटफॉर्म, उनको थोड़ा बहुत मेरे बारे में बता देता हूँ। I've been teaching on the online and offline platforms in the last 7 years, and mainly I teach history, art and culture from very core subjects, and I also teach on the Unacademy Plus. You might be aware Unacademy Plus is the largest learning platform in the country, और यहाँ पे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं। आई एम ऑल्सो वन ऑफ द टॉप एजुकेटर ऑन द अनअकैडमी। आई टीच हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे। मेरा अभी अनअकैडमी प्लस के ऊपर हिस्ट्री को लेके कोर्स चल रहा है, आंसर राइटिंग को लेके। जनरली स्टूडेंट्स की एक बहुत सारी कंप्लेन होती है कि सर हिस्ट्री मेंस के अंदर क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, समझ में नहीं आता, एंड वी आर नॉट एबल टू राइट गुड आंसर्स। तो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर मैं आप लोग को थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देता हूँ। ये कोर्स के अंदर एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, आर्ट एंड कल्चर, साथों साथ वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, ये 6 टॉपिक से करीबन 100 के आसपास क्वेश्चंस मैंने ये कोर्स के अंदर डिज़ाइन किए हैं। 2 घंटे के सेशन रहते हैं। विद इन दिस 2 आवर्स सेशन मैं लाइव इवेल्युएशन भी स्टूडेंट्स की आंसर शीट का करता हूँ। साथों साथ अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे एक किस तरह से मॉडल आंसर दिया जा सकता है उसका भी डिस्कशन करता हूँ। तो इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। ये कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के अंदर जो बच्चों की आंसर राइटिंग के स्किल की टेक्निक होती है उसको कैसे इंप्रूव किया जाता है वो भी मैं इनफैक्ट हेल्प करके देता हूँ। तो मैं वेलकम करूँगा अगर आपको आंसर राइटिंग के लिए थोड़ा डाउट हो रहा है या हिस्ट्री को कॉम्प्रिहेंसिवली स्टडी करना है तो आप हमारे साथ जुड़िए ऑन दी अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्काउंट कोड यूज करना है PN Live। ऑलवेज यूज दिस डिस्काउंट कोड PN Live। ये डिस्काउंट कोड यूज करने से आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा। अनअकैडमी प्लस के ऊपर फायदा ये होगा कि आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलेंगे, टेस्ट क्विज मिल जाएगा, अनलिमिटेड टाइम आप लेक्चर्स को एक्सेस भी कर पाओगे। मॉडर्न, मिडिवल, एंशियंट, पोस्ट इंडिपेंडेंस, वर्ल्ड हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, इन सब का पूरा कन्फाइंड और मैं कहूँगा बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज अनअकैडमी प्लस के ऊपर मैं पढ़ाता हूँ। करीबन 200 से ज़्यादा आवर्स का पूरे के पूरे लेक्चर्स आपको अवेलेबल मिलेंगे लाइव क्लास के अंदर और रिकॉर्डेड क्लास के अंदर। साथों साथ 3000 से ज़्यादा आपको स्लाइड्स मिल जाएगी जो मेरी बेसिकली मटेरियल के रूप में आपको हेल्प आउट करेगी इन द हिस्ट्री अंडरस्टैंडिंग। ये तो हिस्ट्री की बात हो गई। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन फ़ायदा यही है कि आपने एक बार सब्सक्रिप्शन ले लिया, जितने भी सब्जेक्ट्स है वो सब के सब कवर हो जाएंगे। इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स के क्लासेस आप देख पाओगे। प्रीलिम्स और मेंस का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सेशन होगा, वीकली क्विज होगा, आंसर राइटिंग मैंने अभी आपको बताया कोर्स के साथ। अनलिमिटेड टाइम आप लेक्चर्स को देख पाओगे, ऐसा नहीं कि एक बार 2 बार 3 बार ही देख पाओगे। यू कैन वॉच द प्रीवियस रिकॉर्डेड कोर्सेज, यू कैन वॉच द न्यू कोर्सेज। अगर आपको कोई डाउट होता है, क्वेरी होता है तो आप कभी भी हमको पूछ सकते हो। वी आर अवेलेबल थ्रू आउट ऑन द प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो टॉप मोस्ट एजुकेटर्स से पढ़ने के लिए आप जुड़ सकते हो। यू कैन डाउनलोड द एप्लीकेशन फ्रॉम द प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर। प्ले स्टोर ऐप स्टोर से डाउनलोड करिए एप्लीकेशन को और उसके बाद आपका जो गोल है वो गोल को यूपीएससी सीएसई लिखेगा। द मोमेंट यू विल चूज योर गोल एज द यूपीएससी सीएसई, उसके बाद आपको क्लिक करना है गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर। एंड द मोमेंट यू विल डू द गेट सब्सक्रिप्शन, आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे। एक सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मिलेगा प्लस सब्सक्रिप्शन, दूसरा है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको पर्सनल कोच, आंसर राइटिंग, स्टडी प्लानर, पर्सनलाइज फीडबैक मिलता है। बाकी प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर भी आपको कोर्स के अंदर लाइव क्लासेस, शेड्यूल, टेस्ट सीरीज सब कुछ आ जाएगा। तो आइकॉनिक में फ़ायदा यही है कि आपको मेन एक पर्सनल कोच दिया जाता है
ये पर्सनल कोच आपको हेल्प करते हैं इन योर प्रिपरेशन ऑन हाउ टू प्रोसीड। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर का मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। आपको 1 ईयर का जो फीस है, आफ्टर यूजिंग द डिस्काउंट कोड PN Live, 10% डिस्काउंट कोड PN Live, वो आपकी कम हो जाएगी 44,500, 2 ईयर्स की 64,800, 3 ईयर्स की 81,000। इनफैक्ट यहाँ पे भी आपको EMI ऑप्शन अवेलेबल है। तो ऑल माई दोस्त फ्रेंड्स हु आर स्टिल इन द कॉलेज, ऑल माई फ्रेंड्स हु आर स्टिल इन दी फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉलेज, या अभी इनफैक्ट उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करना शुरू किया है, वो मिनिमम 2 साल या 3 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए, हमारे साथ जुड़िए, हिस्ट्री को कॉम्प्रिहेंसिव पढ़िए और भी सब्जेक्ट को पढ़िए। इसके अलावा आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। ये आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आपको पर्सनल कोच की फैसिलिटी देता है, एक ऐसा मेंटर, एक ऐसा कोच जो आपको हेल्प करेगा इन योर प्रिपरेशन, आंसर राइटिंग से लेके आपको डेली फीडबैक देगा। और एक एजुकेटर के रूप में मैं तो आपके साथ जुड़ा हुआ रहूंगा ही। आप यूज करिए PN Live डिस्काउंट कोड को और प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाइए। 62,500, 96,300 एंड 1,26,900 फॉर 3 ईयर्स ऑफ कोर्सेज। 3 साल तक आपको मेंटरिंग मिलेगी, पूरी कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी हो जाएगी और आपके साथ एक 1-to-1 बेसिस के लिए एक इंडिविजुअल भी, आपको एक कोच भी मिल जाएंगे जो आपको हेल्प करेंगे। हर एक सब्सक्रिप्शन में PN Live यूज करिएगा। इसके अलावा अगर आप अपनी ऑप्शनल की तैयारी करना चाहते हो, इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द ऑप्शनल, यू आर ऑल्सो वेलकम टू ज्वाइन दी अनअकैडमी प्लस। ऑप्शनल के लिए अलग से सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो। हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, PSIR, बाकी आदि इत्यादि जो भी सब्जेक्ट्स है वो भी आप इसके अंदर कवर कर पाओगे। कन्नड़ लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर, सब के सब आपको ऑप्शनल यहाँ पे कवर हो जाएंगे साहब, ठीक है। ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन 6 महीना, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 1 महीने का भी है, पर आई विल नॉट सजेस्ट कि 1 महीने में ऑप्शनल कभी होता नहीं है। मिनिमम 6 to 12 मंथ्स आपको लेना ही चाहिए। अगर आप कॉलेज के अंदर हो और तैयारी को और पुश करना चाहते हो, अभी से ही ऑप्शनल कर दीजिए तो प्रिपरेशन भी अच्छे से होगा। PN Live डिस्काउंट कोड को यूज करना ना भूलिएगा। दिस विल गिव यू 10% डिस्काउंट और आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आप अनअकैडमी के ऊपर मेरे फ्री क्लासेस दे सकते हो। ये फ्री क्लासेस को हम लोग स्पेशल क्लासेस कहते हैं। ये स्पेशल क्लासेस के द्वारा यू विल बी एबल टू जज कि कैसे पढ़ाया जाता है। आप मेरी प्रोफाइल के अंदर जाइए, यहाँ मैंने प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को कराया हुआ है, मॉडर्न, एंशिएंट, मिडिवल आर्ट एंड कल्चर, इंक्लूडिंग आई हैव कवर्ड द स्पेशल क्लासेस ऑन दी अदर टॉपिक्स लाइक द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया एज वेल। तो मोस्ट वेलकम है, आप लोग इसके अंदर जुड़िए, बहुत मजा आएगा। लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक। हम लोग ये जो चैप्टर के अंदर पढ़ रहे थे, और मैंने चैप्टर नंबर 6 को जब पढ़ाना शुरू किया तो आपको पीजेंट्स एंड फार्मर्स के बारे में बताया था। मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि दुनिया के अंदर जब मॉडर्न एग्रीकल्चर की शुरुआत होती है तो किस तरह से बेसिकली अलग अलग रीजन्स में इम्पैक्ट पड़ेगी। अलग अलग रीजन्स में सबसे पहले क्लास के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से इंग्लैंड के अंदर जो स्मॉल कॉटेजर्स थे उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ी। उसके बाद अमेरिका के अंदर वीट फार्मर्स का ग्रोथ हुआ, पर अमेरिका वीट फार्मर की जगह डस्ट बोल बन गया। डस्ट बोल का मतलब क्या है कि वहां पे आंधी तूफान आने की शुरुआत हो गई। उसी तौर के ऊपर इंडिया के अंदर भी ओपीएम प्रोडक्शन की शुरुआत होगी, और इनफैक्ट ये जो ओपीएम प्रोडक्शन है उसको और पुश किया जाएगा बाय द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व्हेन दे कैप्चर्ड दी पावर इन इंडिया आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। अब मैं थोड़ा बहुत आपको इतिहास के अंदर लेके जाना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू टेक यू इन द हिस्ट्री। द रीजन आई लाइक टू टेक यू इन द हिस्ट्री इज बिकॉज क्योंकि हिस्टोरिकल बेसिस के ऊपर जब उसका पूरा का पूरा अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो हमको पता चलता है कि कैसे इंडिया की एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के नाम के ऊपर एक्सप्लॉइट किया जाता है। जैसे इंग्लैंड के अंदर भी गरीबों का शोषण हुआ, जैसे अमेरिका के अंदर भी पुअर पीजेंट्स की हालत खराब हो गई, एनवायरमेंटल चेंजेस हुए, वैसी ही चीज आपको इंडिया के अंदर भी मिलेगी। और इंडिया में भी जो ओपीएम प्रोडक्शन का जो पूरी स्टोरी है उसके कारण इंडिया का एक्सप्लोइटेशन कैसे बढ़ता है, इंडिया की जो पूरी तरह से हम लोग देखते हैं कि जो शोषण की पद्धति है कैसे बढ़ती है, उसको थोड़ा बहुत देखने की कोशिश करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। लेट अस गो टू द टॉपिक ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हाउ द एक्सप्लोइटेशन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर स्टार्टेड, किस तरह से इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर का इनफैक्ट एक्सप्लोइटेशन होने की शुरुआत होती है। अब आप समझने की कोशिश करिए, एनसीईआरटी में जो पर्सपेक्टिव दिया हुआ है उसको थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली क्या होता है कि इंडिया में ये जो मॉडर्न एग्रीकल्चर का जो आइडिया है, जहां पे मॉडर्न एग्रीकल्चर के नाम के ऊपर आपने खेती के अंदर जो कमर्शियलाइजेशन किया है, ये कमर्शियलाइजेशन कैसे हुआ उसको थोड़ा बहुत समझाता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन यू साहब, ठीक है ना। होता क्या है कि भारत के अंदर कमर्शियलाइजेशन करने वाली जो फोर्स है उसमें आपको ब्रिटिश मिल जाएंगे या ईस्ट इंडिया कंपनी हम लोग जिसे पहचानते हैं वो लोग मिलेंगे साहब, ठीक है। जो खेती के अंदर व्यापारीकरण होने की शुरुआत होती है, ये खेती में व्यापारीकरण बेसिकली ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था।
और ये जो चैप्टर है इसमें ओपियम फार्मिंग की जो बात की गई है इंडिया के अंदर, ये ओपियम फार्मिंग की जो पूरी की पूरी इनफैक्ट सिचुएशन है, ये सिचुएशन कहाँ पे जुड़ी हुई है, किस तरह से जुड़ी हुई है, उसको थोड़ा बहुत समझाता हूँ। लेट मी एक्सप्लेन यू। एक्चुअली होता क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत के अंदर 1608 में अपना आगमन किया। दे केम टू इंडिया इन द ईयर 1608। जब ये लोग आए तो इनिशियली ट्रेडर्स के रूप में आए थे। इनका ज्यादातर कामकाज जो था व्यापारी के रूप में। 1608 ऑनवर्ड से ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना साम्राज्य विस्तरण करने की कोशिश की, जिसे हम लोग कहते हैं द एक्सपांशन ऑफ पावर। और भारत में अपना जो पावर है धीरे 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 इन्होंने गेन किया। जब ये पावर गेन किया तो इसके अंदर इन्होंने इंडिया के प्रिंसली स्टेट्स को खत्म किया। साथों साथ अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी तो और भी यूरोपियंस थे, उन सबको भी खत्म कर दिया गया। सो व्हेन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एनिहिलेटेड द प्रिंसली स्टेट्स एंड द यूरोपियंस इन इंडिया, वी रियलाइज कि एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी इनफैक्ट एक पॉलिटिकल पावर के रूप में उभर के आ गई। और ये जो पॉलिटिकल पावर के रूप में जब उभर के आ गई, इनको सबसे पहला एडवांटेज मिलता है प्रिंसली स्टेट के रूप में, जब इन्होंने 1757 के अंदर बंगाल के जो नवाब थे उनके साथ लड़ाई की, सिराजुद्दौला के साथ, जिसे हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ प्लासी। ये जो बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई होती है दोस्तों, ये प्लासी की लड़ाई के बाद हमको पता चलता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में बहुत सारी राजकीय सत्ता आ गई। ये प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1764 के अंदर एक और लड़ाई की, जिसे हम लोग कहते हैं बैटल ऑफ बक्सर। और बैटल ऑफ बक्सर के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के अंदर एक अधिकार मिलते हैं बाय द किंग शाह आलम II, जो उस टाइम पे मुगल बादशाह थे, जिसे हम लोग कहते हैं दीवानी राइट्स। ये जो दीवानी राइट्स है ये हमारे लिए बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं, क्योंकि दीवानी राइट्स मिलने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर लैंड रेवेन्यू और एग्रीकल्चर की बादशाह बन गई थी। खास करके बंगाल, खास करके बिहार, और तीसरा जो रीजन था वो था उड़ीसा। ये तीनों के तीनों रीजन के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी का दबदबा बन गया था। नाउ द कंपनी विल बी डिसाइडिंग कि अब किस तरह से यहाँ पे खेती चलेगी। और ये जो खेती की जो प्रक्रिया है, इसमें कंपनी देख रही है कि भारत में अगर पैसा कमाना है तो कुछ ऐसे क्रॉप्स को हमको ग्रो करेंगे जहां से हम लोग पैसा कमा पाते हैं। और उसमें ओपियम एक ऐसा क्रॉप था जो यहाँ पे इंडिजिनसली एक्सपोर्ट भी होता था, या थोड़ा बहुत अगर आप देखोगे प्रोडक्शन भी होता था। कंपनी ने इंडिया के अंदर ये बंगाल वाले रीजन में ये जो ओपियम है, जिसे हम लोग अफीम कहते हैं, उसको ग्रो कराने के लिए इंडिया के किसानों को मजबूर किया। और पूरी की पूरी जो ओपियम फार्मिंग है, ये ओपियम फार्मिंग के द्वारा इंडिया के अंदर बेसिकली इसको ग्रो कराने के कारण धीरे 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 इसका ट्रेड बढ़ाया। और ट्रेड बढ़ाते बढ़ाते अगर आप देखोगे फिर एक्सपोर्ट करने की भी शुरुआत कर देगी साहब, ठीक है ना। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर के अंदर पूरी की पूरी जो स्टोरी है और जो हिस्ट्री है वो ओपियम फार्मिंग के साथ ही जुड़ी हुई है। और इसके अंदर लिखा गया है कि कैसे इंडियन एग्रीकल्चर की जो पूरी की पूरी लैंडस्केप है उसको बदलने का काम किया गया है। और इंडिया में जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो चल रही थी उसको भी इन्होंने पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया है, डिक्लाइन कर दिया है साहब, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी लिखती है कि लेट अस नाउ मूव टू द इंडिया एंड सी व्हाट वाज हैपनिंग इन द इंडियन कंट्री साइड इन द लेट 18th सेंचुरी, इन द अर्ली 19th सेंचुरी। अर्ली 19th सेंचुरी का मतलब है 1801 ऑनवर्ड्स, एंड लेट 18th सेंचुरी का मतलब ये होगा 1780s 1790s का पीरियड होगा। समझ में आया आपको साहब? 1780-90 के दशक में क्या हो रहा था साहब, ठीक है। तो पता चलता है कि ब्रिटिश रूल बेसिकली भारत के अंदर एस्टैब्लिश हो चुका था आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी। और प्लासी के बाद इनफैक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक कॉलोनी के रूप में इंडिया को रूल कर रही थी, उसके कारण इसने इंडिया की एग्रीकल्चर को पहले तो टारगेट करना शुरू कर दिया। अब एग्रीकल्चर को टारगेट क्यों किया, उसके पीछे का कारण है। इंडिया में ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर जो चल रहा था वो कौन सा चल रहा था? इंडिया में ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर चल रहा था दैट वाज मेनली बेस्ड ऑन द फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स का मतलब क्या है कि जो खाना बनाता था या जो क्रॉपिंग हमारे करते थे वो खाने के क्रॉप्स होते थे। उसके अंदर ज्यादातर जो क्रॉप्स थे वो खाने के क्रॉप होते थे साहब, ठीक है। ब्रिटिश चाहते थे कि इंडिया में ये जो फूड क्रॉप्स है इसका ग्रो ना कराया जाए, उसकी जगह कैश क्रॉप्स को आप उगाओ, वो ज्यादा ठीक रहेगा। समझे कि नहीं समझे, है ना। तो पहले तो एग्रीकल्चर को इन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया, क्योंकि ये लोग चाहते थे कि जमीन से रेवेन्यू कलेक्ट की जाए। समझ में आया आपको? इनफैक्ट यही लोग जो थे मेनली, अगर आप समझने की कोशिश करोगे, ये लोग चाहते थे कि कोई भी जमीन खाली नहीं रहनी चाहिए, वो चाहे फॉरेस्ट हो गया, वो चाहे पेस्टर लैंड हो गया। पेस्टर लैंड का मतलब क्या है कि जहां पे पशुधन को आप चराने के लिए लेके जाते थे। मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर के अंदर पढ़ाया था साहब, ठीक है ना। सो ब्रिटिश ऑलवेज सी द लैंड रेवेन्यू एज अ मेजर सोर्स ऑफ द गवर्नमेंट इनकम। तो ये लोग ने देखा कि भाई भारत के अंदर अपनी यहाँ पे जो लैंड की इनकम बढ़ पाए,
वैसा कुछ काम करना पड़ेगा। वी नीड टू डू समथिंग जहां से वी कैन इंक्रीज द रेवेन्यू फॉर द ब्रिटिश स्टेट एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट। एंड बेस्ड ऑन दिस थिंग वी फाइंड कि इन लोगों ने अपने जो एफर्ट्स थे वो एफर्ट्स बढ़ाने की शुरुआत की। भारत के अंदर लैंड रेवेन्यू बढ़ाया, इंडिया के अंदर रेवेन्यू रेट्स को पूरी तरह से इनफैक्ट बदलने की कोशिश की, और जो एग्रीकल्चर का एरिया है वो हमेशा एक्सपांड करने की कोशिश करते हैं। इनफैक्ट अगर आपको पता होगा तो इंडिया में अलग अलग प्रकार की लैंड रेवेन्यू सिस्टम को इन्होंने इम्पोज किया था। जैसे जमींदारी सिस्टम किसी को पहचानते हैं, या कोई सिस्टम को हम लोग महालवारी सिस्टम के रूप में पहचानते हैं, कोई सिस्टम को हम लोग रैयतवारी सिस्टम के रूप में पहचानते हैं। वी फाइंड मल्टीपल सिस्टम्स जो इन्होंने इम्पोज कराई थी। दे इम्पोज मल्टीपल सिस्टम्स जिसके द्वारा ये जो आपकी पूरी की पूरी खेती है उसके अंदर आपको डेवलपमेंट मिलता रहेगा साहब, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो व्हाट डू वी फाइंड ओवर हियर, हमको क्या देखने को मिल रहा है कि टू बिल्ड द रिसोर्सेज ऑफ द स्टेट्स द एफर्ट्स वर मेड टू इम्पोज द रेगुलर सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू। जो लैंड रेवेन्यू की सिस्टम थी उसको और पुश कराने का कामकाज किया गया। एक्सपांशन ऑफ कल्टीवेशन करने की भी इन्होंने कोशिश की, और जैसे जैसे इन्होंने बेसिकली एक्सपांशन ऑफ कल्टीवेशन किया तो आपके यहाँ पे फॉरेस्ट के और पेस्टर के एरिया इन्होंने खत्म कर दिए। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर बताया था आपको कि बेसिकली जो पेस्टोरलिस्ट लोग थे उनको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया गया। आदिवासी जो ट्राइबल लोग थे उनको भी बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय करेंगे साहब, ठीक है। तो इंडिया के अंदर भी हमको यही मिलता है कि व्हेन द ब्रिटिश केम टू इंडिया, इन्होंने भी इंडिया के एग्रीकल्चर की सिस्टम को बदल दिया। और इंग्लैंड के अंदर जो प्राइवेट फार्मिंग का कंसेप्ट था, जो हमने सबसे पहला पार्ट के अंदर ये पढ़ा था, ये चैप्टर के अंदर कुछ उसी प्रकार की सिस्टम और कंसेप्ट को इंडिया में इंप्लीमेंट कराने की भी कोशिश करेंगे साहब, ठीक है ना। तो आप देखिए इसके अंदर क्या हो रहा है साहब। अंग्रेजों ने भारत के अंदर पेस्टोरल लोगों को और पीजेंट लोगों को बोल दिया कि आपको परमिट लेनी पड़ेगी। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि यहाँ पे जो पेस्टोरल कम्युनिटी के लोग थे, जो जंगल में जाया करते थे, जो अपने जानवरों को ग्रेजिंग लैंड के अंदर चलाया करते थे, उन लोग को रूल्स एंड रेगुलेशन से बाउंड कर दिया गया। वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन द प्रीवियस सेशन, तो इसके लिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। जो भी नए बच्चे जुड़ रहे हैं उनको मैं कहूँगा कि आप प्रीवियस क्लास देखिए, आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें पता चलेगी। अब आप समझने की कोशिश करिए कि एक साइड के ऊपर हमारे पेस्टोरल लोग को खत्म कर दिया, दूसरी साइड के ऊपर जब हम लोग पीजेंट्स की बात करेंगे तो पीजेंट्स को प्रेशराइज किया गया बाय पेइंग अप द लैंड रेवेन्यू। उनको बोला गया कि अब आपको जमीन के अंदर से जो भी प्रोडक्शन है उसमें से रेवेन्यू ज्यादा देनी पड़ेगी, अब पैसा ज्यादा बनेगा साहब, ठीक है ना। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन देयर वर मेनी पीजेंट्स जिनको प्रेशर किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा कि आप हमारी डिमांड को फुलफिल कीजिए, यू प्लीज फुलफिल अवर डिमांड, तब जाके हम लोग आगे चलेंगे। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है इंग्लैंड में, ये जो यहाँ पे जो पूरा का पूरा माहौल बन रहा है, ये क्या दर्शाता है, व्हाट डज दिस थिंग शोज। दिस थिंग शोज कि रेवेन्यू डिमांड जब तक नहीं आएगी, रेवेन्यू का जब तक ग्रोथ नहीं होगा साहब, तब तक इनफैक्ट है ना किसानों का एक्सप्लोटेशन चलता रहेगा। सो दिस इज वन ऑफ द रीजन लैंड रेवेन्यू को बढ़ाने के लिए इन्होंने कैश क्रॉप्स को, और हम लोग कहेंगे क्या कहते हैं साहब, कमर्शियल क्रॉप्स को ग्रो कराने के लिए किसानों को आदेश दिया, और किसानों को कहा कि आप फूड क्रॉप्स मत ग्रो कराओ, यू डू नॉट ग्रो द फूड क्रॉप्स। आप जो खाने के लिए अनाज उगाते हो वो बंद कर दीजिए और उसकी जगह कैश क्रॉप्स उगाइए। यू ट्राई टू ग्रो द कैश क्रॉप्स जो हमारे लिए फायदे कारक होंगे, किनके लिए, ब्रिटिश सरकार के लिए, ब्रिटिश साम्राज्य के लिए साहब, ठीक है ना। तो ये जो सिचुएशन इन्होंने बनाई है, ये सिचुएशन क्या दर्शा रही है, ये सिचुएशन दर्शा रही है कि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडिया के अंदर जो पूरी की पूरी एग्रीकल्चर सिस्टम है उसको बदल दिया जाए, और इन्होंने इंडिगो और ओपियम जो है इन दोनों को ग्रो कराने के लिए किसानों को मजबूर किया, क्योंकि इन दोनों से सबसे ज़्यादा इनको रेवेन्यू आती थी। अगर आपको प्रीवियस क्लास याद होगा, इफ़ यू आर एबल टू रिकॉल योर प्रीवियस क्लास, तो मैंने आपको इंडिगो के बारे में बताया था स्टैंडर्ड 8th की एनसीईआरटी में। पता नहीं आप में से कितने लोग ने स्टैंडर्ड 8th की एनसीईआरटी पढ़ी है, पर स्टैंडर्ड 8th की एनसीईआरटी के अंदर इंडिगो का जो कमर्शियलाइजेशन हुआ है उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके बाद ब्रिटिश सरकार का बहुत बड़ा रोल प्ले है साहब, ठीक है ना। अब ब्रिटिश क्यों इंडिगो का कमर्शियलाइजेशन करना चाहते थे, इफ यू आर एबल टू रिकॉल, इंडिगो वाज यूज्ड इन द डाइंग ऑफ द क्लॉथ्स, है ना। इंडिगो वाज यूज्ड इन द डाइंग ऑफ क्लॉथ्स। तो ये लोग जो भी कपड़ा बनाते थे उसमें ब्लू कलर का, ये जो नेवी ब्लू कलर का जो कपड़ा है, ये नेवी ब्लू कलर का जो कपड़ा है मेनली अगर आप समझने की कोशिश करोगे, वो आपको यहाँ पे इंडिगो के अंदर इनफैक्ट यूज होता था। इंडिगो का जो कपड़ा है, वो इंडिगो जो क्रॉप है, वो क्रॉप बेसिकली यूज होता था इन द डाइंग ऑफ द क्रॉप साहब, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया कि इंडिगो का जो क्रॉप था उसको उगाने के लिए किसानों को फोर्सफुली प्रेशराइज किया। द इंडियन फार्मर्स वर फोर्सफुली प्रेशराइज्ड बाय द गवर्नमेंट कि आपको इंडिगो ग्रो करना ही है, आप कैसे भी करके इंडिगो ग्रो करोगे। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि हमारे प्रेसिडेंट ने जब रेजिस्ट किया, इसके कारण 1856 टू 1858 के पीरियड तक आते आते बंगाल के अंदर, अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी होगी,
तो एक घटना बनती है जिसे हम लोग कहते हैं इंडिगो रिवॉल्ट। इफ़ यू आर एबल टू रिकॉल इंडिगो रिवॉल्ट, ये बहुत बड़ी घटना थी साहब, जिसने बेसिकली किसानों के विद्रोह को दर्शाया था। और ये इंडिगो रिवॉल्ट के बारे में स्टैंडर्ड 8 के एनसीईआरटी में लिखा गया है। इसके ऊपर से फिर एक बुक लिखी जाती है दीनबंधु मित्रा के द्वारा। ये बुक का नाम था नील दर्पण। इफ़ यू आर एबल टू रिकॉल, ये बुक का नाम था नील दर्पण। ये जो इंडिगो रिवॉल्ट था, ये इंडिगो रिवॉल्ट क्या दर्शाता है? व्हाट डज द इंडिगो रिवॉल्ट शो साहब? इंडिगो रिवॉल्ट यही दर्शाता है कि किसान कितने नाराज थे, फार्मर्स जो थे उनकी कंडीशन कितनी खराब हो गई थी, और फार्मर्स बेसिकली कहाँ तक जा सकते थे अपने राइट्स को लेके साहब। ठीक है, तो इंडिगो के क्रॉप को तो इन्होंने ग्रो कराने की कोशिश की। इंडिगो के साथ जो दूसरा क्रॉप था वो था ओपीएम साहब। ठीक है ना, ब्रिटिश चाहते थे कि इंडिया से जो ओपीएम है वो ग्रो कराए, और फिर इंडिया से ओपीएम जो है वो एक्सपोर्ट करा दिया जाए। समझ में आया आपको? ठीक है, सो दे वांटेड टू ग्रो द ओपीएम, दे वांटेड टू एक्सपोर्ट द ओपीएम ऑन अ लार्ज स्केल। और ये जो लार्ज स्केल ओपीएम को एक्सपोर्ट करने की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, ये जो लार्ज स्केल ओपीएम को एक्सपोर्ट करने की जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, इसी चैप्टर के अंदर यही लिखा गया है साहब। ठीक है ना, सो वी फाइंड बाय द एंड ऑफ द पीजेंट्स सेंचुरी द पीजेंट्स वर प्रोड्यूसिंग शुगर केन, कॉटन, जूट and several other crops for export to feed the population of the urban Europe and to supply the mills of Lancashire and the Manchester and the Indian साहब। ठीक है ना, तो वी फाइंड कि ओपीएम है, इनफैक्ट आपका इंडिगो है, इन दोनों को तो इनफैक्ट इंडिया से उगाया गया। इसके सिवाय धीरे धीरे जब एक्सपांशन हुआ इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर का, तो इन्होंने कॉटन, जूट, वीट को भी उगाने की कोशिश की। और मेनली इनफैक्ट ये सब चीज़ें उग के कहाँ पे जाती थी, इनको एक्सपोर्ट कर दिया जाता था इंग्लैंड के अंदर। जैसे इंडिया का जो कॉटन है ये यूज़ किया जाता था ब्रिटेन की मिल्स के अंदर, क्योंकि ब्रिटेन के अंदर उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत हुई थी। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन में पुश करने के लिए यहाँ का जो कॉटन है वो उगा के भेज दिया जाता था साहब। ठीक है ना, अब सवाल ये था कि हम लोगों को फोर्सफुली प्रेशराइज किया गया कि आपको ये क्रॉप ग्रो करना है। समझे कि नहीं समझे, है ना? तो वी फाइंड कि एनसीईआरटी भी यही कहती है कि हाउ डिड द इंडियन कल्टीवेटर्स रिस्पॉन्ड टू देयर एंट्री इनटू द मॉडर्न वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कॉमर्स। अरे भाई, हमको नहीं उगाना है, हमको इंडिगो नहीं उगाना था, हमको ओपीएम को नहीं उगाना था साहब। ठीक है, हमको मेनली शुगर केन, कॉटन, जूट हमको जरूरत होगी वही क्रॉप उगाएंगे। बट बिकॉज ब्रिटिशियर्स वांटेड, अंग्रेज चाहते थे कि भाई भारत से सब कुछ इनफैक्ट उगा के हम लोग भेजेंगे। ये जो सिचुएशन इन्होंने क्रिएट की है ये जानबूझ के बताए हैं साहब। ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि इंडियन पीपल ऑलवेज रेजिस्टेड। इंडिगो के बारे में स्टैंडर्ड 8 के अंदर लिखा गया है, ओपीएम के बारे में स्टैंडर्ड 9 के एनसीईआरटी के अंदर दिया गया है साहब। ठीक है, तो इसके लिए ये बताता है कि लेट अस टेक अ हिस्ट्री ऑफ वन क्रॉप दैट इज ओपीएम to get an idea of what kind of colonial rule meant to the peasants and how the market operated in the colonies साहब। अब ओपीएम का ट्रेडिंग कैसे होता था, इंडिया की कॉलोनी को या इंडिया को बेसिकली ओपीएम का एक प्रोडक्शन के रूप में बनाना कितनी हद तक जायज़ था, और ओपीएम के ट्रेडिंग के अंतर्गत बेसिकली क्या क्या चीज़ें इसके अंदर हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, ये सब चीज़ें इनफैक्ट यहाँ पे मेंशन की गई है। समझे आप लोग? ठीक है, अब आप समझने की कोशिश करिए। आपको बहुत इंटरेस्टिंगली पॉइंट यहाँ पे बोला गया है ओपीएम के बारे में कि ओपीएम जो है वो इंडिया के साथ तो जुड़ा हुआ है, पर वो चाइना के साथ भी जुड़ा हुआ है। एक्चुअली मैं आपको ट्रायंगुलर ट्रेड की मेथड बता देता हूँ। एक्चुअली इंडिया के अंदर ओपीएम का प्रोडक्शन होता था, प्रोडक्शन ऑफ ओपीएम विल बी डन इन इंडिया साहब। ये ओपीएम को भेजा जाता था ब्रिटेन के अंदर, या ब्रिटिश जो है ये उसको कंट्रोल करते थे, और ब्रिटिश जो है फाइनली इसको चाइना के अंदर एक्सपोर्ट कर दिया करते थे। समझे आप लोग? ठीक है ना, तो वी फाइंड कि ओपीएम जो है, ओपीएम का पूरा ट्रायंगुलर ट्रेड मिलेगा साहब। इंडिया विल बी द प्रोडक्शन एरिया, ब्रिटिश विल बी द ट्रेडर्स, एंड चाइना जो है यहाँ पे ये लोग बेचा करते थे, दे यूज्ड टू सेल। एंड चाइना के अंदर बेसिकली इसके कारण हंगामा होता है लेटर ऑन 1840s के अंदर और 1850s के अंदर। दोनों दौर के अंदर आपको चाइना और ब्रिटेन के बीच में एक लड़ाई दिखेगी जिसे हम लोग कहते हैं ओपीएम वॉर। पता नहीं आप में से कितने लोग ने ओपीएम वॉर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है, हिस्ट्री के अंदर आपको मिलेगा। पर ये ओपीएम वॉर है, ये इसी का ही आउटकम है। दिस इज एन आउटकम ऑफ द होल इशू दैट वाज गोइंग ऑन। अब आप समझने की कोशिश करिए एनसीईआरटी क्या लिखती है साहब। ठीक है, अ टेस्ट फॉर टी द ट्रेड विद चाइना साहब। बिफोर ओपीएम इनफैक्ट चाय एक ऐसी चीज थी जो चाइना के साथ व्यापार के साथ जुड़ी हुई है, और मेनली चाय और ओपीएम ये दोनों की चीज़ों के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी और चाइना के बीच में रिलेशंस भी खराब हो गए थे। एक्चुअली चाय के बारे में अगर आपको पता होगा तो चाय एक ऐसी प्रोडक्ट है जो चाइना से इंपोर्ट होता था पहले साहब, फिर इंडिया में इंट्रोड्यूस कराया गया। चाय जो है, टी जो है, वो चाइनीज प्रोडक्ट है। उसका इंडिजिनस अगर आप रूट्स कहीं पे निकाल के देखोगे तो आपको चाइना के अंदर ही मिलेगा साहब। ठीक है ना,
तो इनफैक्ट एनसीईआरटी क्या कहती है? एनसीईआरटी कहती है द हिस्ट्री ऑफ ओपियम प्रोडक्शन इन इंडिया वाज लिंक विद द स्टोरी ऑफ ब्रिटिश ट्रेड विद चाइना। साहब, इंडिया के अंदर जो ओपियम का प्रोडक्शन है वो चाइना के साथ अंग्रेजों का जो व्यापार था उसके साथ जुड़ा हुआ चीजें मिलेगी साहब। अब ऐसा क्यों मिलता है, उसके पीछे की स्टोरी यहाँ पे क्या लिखा गया है साहब, ठीक है। तो यहाँ लिखता है कि इन द लेट 18th सेंचुरी द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज बाइंग टी एंड सिल्क फ्रॉम चाइना फॉर सेल इन इंग्लैंड। साहब, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये लोग पहले चाइना से सिल्क लेते थे और चाय लेते थे। एक्चुअली चाय के कारण आपके यहाँ पे एक बहुत बड़ी घटना हो जाती है अमेरिका के अंदर, जिसे हम लोग कहते हैं बॉस्टन टी पार्टी। यू माइट बी अवेयर अबाउट द बॉस्टन टी पार्टी। एक ऐसी घटना थी जिसने अमेरिका की क्रांति का नींव रखा था। इट लेड द फाउंडेशन फॉर द अमेरिकन रिवॉल्यूशन। ये सब चीज़ें आपको रेलेवेंट मिलेगी क्योंकि इंग्लिश लोग जो थे वो चाय का और सिल्क का व्यापार चाइना से करते थे। उनको प्रॉब्लम ये हो रहा था कि बहुत बड़ी मात्रा में पैसा ड्रेन हो रहा था चाइना के अंदर, क्योंकि चाइना वाला फ्री में तो देगा नहीं, चाइना विल नॉट गिव यू फॉर फ्री साहब, है ना। तो कहानी ये चलती है कि इंग्लैंड के अंदर चाय एक बहुत ही पॉपुलर ड्रिंक बन गया था और इतना पॉपुलर हो गया था तो लोग इनफैक्ट उसको कंज्यूम करते थे। प्रॉब्लम ये हो रहा था कि इंग्लैंड के अंदर चाय की डिमांड जब बढ़ती है, द डिमांड फॉर टी विल इंक्रीज, तो व्हाट विल हैपन, आप ही मुझे बताइए क्या होगा साहब, ठीक है। उसका परिणाम ये होता है कि बहुत बड़ी मात्रा में चाय जो है वो चाइना से इंपोर्ट की जाती थी और उसकी मॉनेटरी वैल्यू तो आप पकड़ के चलिए 1785 के अंदर का ये डेटा है और ये कहता है कि करीबन 15 मिलियन पाउंड्स ऑफ टी वाज बेसिकली इंपोर्टेड इन इंग्लैंड फ्रॉम चाइना। यू कैन इमेजिन कि कितना सारा पैसा ड्रेन हो रहा था इंग्लिश लोगों का चाइना से बेसिकली खाली चाय पीने के कारण। समझ में आया कि नहीं है आपको, ठीक है। तो ये सब सिचुएशन में हमको क्या देखने को मिल रहा है कि जो पूरी की पूरी सिचुएशन है, ये सिचुएशन के अंदर जो ब्रिटिश लोग हैं ये काफ़ी चाय का व्यापार कर रहे थे। अब चाय का व्यापार जब ये लोग बढ़ा रहे हैं, वेन एवर दे आर इंक्रीजिंग एंड द चाय की ये सब व्यापार हो रही है, तो प्रॉब्लम ये हो रहा था कि ब्रिटिश इसमें बहुत सारा पैसा कमाते थे ट्रेडर्स के रूप में इनफैक्ट, ठीक है। तो कहानी क्या है कि चाइना के अंदर के जो लोकल पॉलिटिशियंस थे, ये लोकल इनफैक्ट जो पॉलिटी थी उनकी जो किंगडम हुआ करती थी, उनको ये पसंद नहीं आ रहा था कि ब्रिटेन के लोग इतना सारा व्यापार हमारे साथ कर रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो व्हाट डू वी फाइंड, हमको पता चलता है कि द मर्चेंट्स वुड मेडल इन द लोकल पॉलिटिक्स एंड डिस्टर्ब देयर अथॉरिटी। एंड मंचू करके जो कम्युनिटी है जो चाइना के अंदर बेसिकली उस टाइम पे पावर के ऊपर थी, उन्होंने कहा कि अगर आप चाहते हो तो चाइना से चाय का व्यापार कर दो, पर चाइना के अंदर कोई विदेशी व्यापार को अलाउ नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर आपको यहां से चाय लेके जानी है तो जा सकते हो, पर अगर आप बेसिकली कोई अपनी चीज चाइना के बाजार में बेचने की कोशिश करोगे तो वी विल नॉट अलाउ दैट। समझ में आया कि नहीं है आपको, ठीक है। क्यों? क्योंकि चाइना की लोकल किंगडम क्या कहती है कि भाई देखिए, ये बाहर वाले लोग हैं, हमसे चाय लेके जाते, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कल उठ के अपना सामान यहाँ पे बेचने की शुरुआत की और हमारी पब्लिक को हमारे सामने भड़का दिया तो क्या होगा। क्योंकि इंडिया के अंदर ये चीज कर दी थी, इंडिया के अंदर इन लोग ने ये चीज की थी, इनफैक्ट किस तरह से पब्लिक को अपने फेवर में लिया। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो स्टोरी ये चलती है कि ब्रिटेन की जो पॉलिटिकल कंडीशंस है, वो पॉलिटिकल कंडीशंस और इकोनॉमिक कंडीशंस के अंदर हमको पता चलता है कि ब्रिटेन ने कंटिन्यूसली बेसिकली चाय का व्यापार चाइना के साथ करना शुरू कर दिया। और ब्रिटेन चाहता था कि बेसिकली चाय का व्यापार हम लोग चाइना के साथ करेंगे, हमको उससे प्रॉफिट भी मिल रहा है, प्रॉब्लम नहीं है, पर साथों साथ ब्रिटेन ये भी चाहता था कि चाइना के अंदर कुछ चीजें वो बेच पाए। समझे कि नहीं समझे? चाइना के अंदर वो कुछ चीजें बेच पाए, क्योंकि देखो सिंपल चीज है, यू कैन इमेजिन कि 1830 का आंकड़ा बता रहा है कि 3 मिलियन या 30 मिलियन पाउंड ऑफ टी जो है वो बेसिकली एक्सपोर्ट की जा रही है। कहाँ पे एक्सपोर्ट की जा रही है? इट इज बीन एक्सपोर्टेड फ्रॉम चाइना टू इंग्लैंड साहब, ठीक है। तो आप समझिए कि चाइना से चाय का जो व्यापार है वो इंग्लैंड के अंदर जा रहा है। 1830s का पीरियड है, उसके अंदर 30 मिलियन पाउंड का ये आंकड़ा है और ये एनसीईआरटी ने आंकड़ा बताया। ये चीज दर्शाती है कि इंग्लैंड की हालत जो है वो क्या है। इंग्लैंड का जो ड्रेन है वो चाइना में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि पैसा कहाँ मिल रहा है? चाइना को मिल रहा है। अब इंग्लैंड ने चाइना को कहा कि देखो भाई, हम आपसे चाय खरीदते हैं तो हम भी आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारी कोई प्रोडक्ट को खरीदो साहब। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड यू ओपन अप द मार्केट कि हम कोई सामान आपको बेचते हैं तो चाइना के बाजार के अंदर खुलना चाहिए। प्रॉब्लम ये था कि इंग्लैंड में लोकल मैन्युफैक्चरिंग उतना स्ट्रांग नहीं था
कि चाइना के बाज़ारों को अंदर उसकी एंट्री हो पाए। समझ में आया कि नहीं आया? दूसरा, चाइना के अंदर जो लोकल किंगडम थे, द मंचूज़ क्या थे, जो राजा हुआ करते थे, जो मंचू डायनेस्टी के राजा थे, उनको लग रहा था कि भाई साहब अगर हमने ब्रिटेन के लिए चाइना का बाज़ार खोल दिया तो ये जो ब्रिटेन के व्यापारी और ट्रेडर्स जो हमारे यहाँ पे आए हुए हैं हमारे ऊपर तांडव कर देंगे, हमारा पूरा जीना हराम कर देंगे, हमको खाने पीने से बदहाल कर देंगे। दे विल बेसिकली एनिहिलेट अस एंड वी विल नॉट टॉलरेट दिस काइंड ऑफ थिंग्स। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये जो स्टोरी है, ये स्टोरी लाइन क्या दर्शाती है? व्हाट डज द स्टोरी लाइन टॉक्स अबाउट? ये स्टोरी लाइन यही दर्शाती है कि चाइना के अंदर ब्रिटेन की एंट्री होनी बहुत मुश्किल थी और ब्रिटेन चाहता था कि कंटिन्यूअसली हम लोग बेसिकली चाइना के अंदर व्यापार करें, क्योंकि चाइना से हम लोग 30 मिलियन पाउंड की चाय खरीदते हैं साहब। चाइना की जो लोकल डायनेस्टी थी, द कन्फ्यूजन रूलर, द मंचूज, दे वर सस्पिशियस ऑफ ऑल फॉरेन मर्चेंट्स, दे डिड नॉट लाइक द फॉरेनर्स एंट्री इन देयर एरिया। वो नहीं चाहते थे कि बेसिकली फॉरेनर्स आके यहाँ पे व्यापार करें। अब आप समझने की कोशिश करिए, एक कंसेप्ट आता है जिसे हम लोग कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड का कंसेप्ट। आपने पढ़ा होगा, ये इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। इसमें सादी भाषा में यही था कि चाइना इंग्लैंड को बेसिकली बहुत सारी चाय बेचता था, कितनी थी, 30 मिलियन पाउंड के आसपास, पर इंग्लैंड चाइना को कुछ नहीं बेच पाता था। समझे कि नहीं समझे? तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इंग्लैंड के प्रति नेगेटिव है, चाइना के प्रति बहुत पॉजिटिव है। समझे कि नहीं समझे? प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड टोटली, इनफैक्ट हम लोग जब देखते हैं तो ये एक इम्बैलेंसिंग कंडीशन थी जहां चाइना को बहुत फायदा हो रहा था, इंग्लैंड को कोई फायदा नहीं हो रहा था। इंग्लैंड सोच रहा है कि यार हम लोग इनको सोना देते हैं, हम लोग इनको बेसिकली चांदी देते हैं, तब जाके ये लोग हमको चाय देते हैं। हमारा सोना पूरा का पूरा ड्रेन आउट हो जाता है चाइना के अंदर। चाइना के राजा हमारा सामान बेचने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। हम करे तो करे क्या और बोले तो बोले क्या? गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना? तो वी फाइंड कि इंग्लैंड के जो हुक्मरान थे, इंग्लैंड के जो ट्रेडर्स थे, इंग्लैंड के अंदर जो व्यापारी कम्युनिटी और पॉलिटिकल फोर्सेस थी, वो सब की सब यही सोच रही है कि हमको कुछ करना पड़ेगा साहब। हम लोग हमारे चाय की जो डिमांड है वो तो बंद नहीं कर सकते। वी कैन नॉट कट डाउन द डिमांड ऑफ द टी दैट वी हैव। तो हम लोग दूसरा क्या कर सकते हैं? व्हाट अदर थिंग वी हैव? समझे कि नहीं समझे, है ना? तो वी डू फाइंड कि हमको एक चीज बहुत क्लियर कट मिल रही है कि इन दिस सिचुएशन हमको एटलीस्ट ये चीज बहुत क्लियर कट समझ में आ रही है कि ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई है इसके अंदर इंग्लैंड के अंदर से बहुत सारा पैसा जो है वो बेसिकली ड्रेन होके चाइना चला गया, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है साहब। तो देयर वाज अ लार्ज स्केल ऑफ ट्रेजर दैट वाज गोइंग ऑन। गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स बेसिकली चाइना को देने पड़ते थे तब इंग्लैंड का व्यापार होता था। वी फाइंड कि इंग्लैंड के अंदर जब लॉस ऑफ ट्रेजर बढ़ गया तो बहुत सारे लोगों को लगा कि हमारी संपत्ति खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये तो सोना है, ये तो चांदी है, ये तो अल्टीमेट हमारे लिए वेल्थ है। मर्चेंट्स उस टाइम पे हंगामा कर देते हैं कि हमको ये जो लॉस ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड है वो रोकना पड़ेगा। अब कैसे रोकेंगे? हम लोग चाय की डिमांड तो कंप्लीट कर नहीं सकते, चाय की डिमांड तो हम लोग रोक नहीं सकते, क्योंकि हमारी पब्लिक जो चाय की आदी बन गई है उनको चाय पीना तो बंद नहीं करवा सकते। वी कैन नॉट टेल देम कि आप चाय पीना बंद कर दो साहब। अब चाय पीना बंद करने का सवाल नहीं था पब्लिक के लिए, तो दूसरा रास्ता क्या था? व्हाट कुड हैव बीन द सेकंड रोड और व्हाट कुड हैव बीन द सेकंड वे अराउंड साहब? गेटिंग माय पॉइंट, है ना? तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ये सिचुएशन में क्या हो रहा है कि एक कमोडिटी इनफैक्ट ढूंढने की कोशिश करते इंग्लिशमैन, अंग्रेज लोग एक कमोडिटी ढूंढ रहे होते कि यार कुछ ऐसा चीज करते हैं कि हमारा सामान चाइना में बिके। अब चाइना के लोग ट्रेडिशनल लोग हैं, उन लोग को ब्रिटेन के कोई गुड्स चाहिए नहीं थे और ब्रिटेन के राजा ने चाइनीज अंग्रेजों को एंट्री दी नहीं थी कि इनफैक्ट ये लोग ज्यादा अंदर जाके ब्रिटेन के लोग जैसे इंडिया में एंग्लिसाइजेशन किया है कुछ उसी प्रकार का एंग्लिसाइजेशन इनफैक्ट करने की कोशिश करेंगे। समझे आप लोग? ठीक है। तो क्या हो रहा है? व्हाट डू वी फाइंड ओवर हियर? हमको एक चीज बहुत क्लियर कट मिल रही है कि इंग्लिश के लोग चाहते थे कि चाइना के बाजार के अंदर कुछ ऐसी प्रोडक्ट बेची जाए जो बेसिकली चाइना के मार्केट में एक्सेप्टेबल हो। समझे कि नहीं समझे? गेटिंग माय पॉइंट, है ना? चाइना के मार्केट में कोई एक चीज एक्सेप्टेबल थी, वो थी ओपियम। समझ में आया कि नहीं आया साहब? ठीक है। चाइना के बाजार में कोई एक ऐसी चीज जो वाइडली एक्सेप्टेबल थी वो थी ओपियम। अब ओपियम चाइना के बाजारों में क्यों एक्सेप्टेड था साहब? ठीक है। ओपियम को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराया था पोर्चुगीज ने चाइना के अंदर। जैसे इंडिया के अंदर ये लोग टोबैको और आदि इत्यादि क्रॉप्स लेके आए, वही पोर्चुगीज बेसिकली चाइना के अंदर भी ओपियम लेके आए। और ओपियम की खासियत ये थी कि ये दवाई के तौर के ऊपर यूज होता था। इट वाज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ आई वुड से द मेडिसिन एज वेल साहब। ठीक है। इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी थी। और साथ अगर आप समझने की कोशिश करोगे
तो ये जो ओपियम है इसका दूसरा यूज़ भी होता है, क्योंकि आदमी जब इनफैक्ट ओपियम ज़्यादा पी लेता है तो अफीम बन जाता है, फिर हम लोग कहते हैं गंजेड़ी बन गया साहब, ठीक है ना। तो वैसी सिचुएशन हो जाएगी साहब, है ना, ड्रग बन गया, आपकी लत लग जाती है साहब, है ना। तो चाइना के अंदर ओपियम जो था ऐसा तो मेडिसिनल यूज़ के लिए होता था, बहुत छोटी मोटी दवाइयाँ कुछ बनाते थे ये लोग। प्रॉब्लम ये था कि ओपियम की साइड इफेक्ट्स भी थी और ओपियम की नेगेटिव इफेक्ट्स ज़्यादा थी साहब। बिकॉज ओपियम हैड सो मच ऑफ नेगेटिव इफेक्ट, तो हमको ये चीज़ दर्शा रही है कि चाइना के जो राजा थे, ये राजा ने मना कर दिया था कि भाई ओपियम जो है चाइना के बाज़ारों में खुलेआम बिकना नहीं चाहिए। ओनली फॉर मेडिसिन्स, खाली और खाली दवाइयों के लिए आपको ओपियम को यूज़ करना है, इसके सिवा और कोई चीज़ों के लिए आपको यूज़ नहीं करना है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो व्हाट डू वी फाइंड ओवर हियर, द चाइनीज वर अवेयर ऑफ द डेंजर्स ऑफ द ओपियम एडिक्शन। ओपियम की जो खेती हो रही है उसके और उसकी जो लत लग जाएगी किसी को तो प्रॉब्लम हो जाएगी, और इसी के कारण चाइना के जो राजा थे उन्होंने उसका प्रोडक्शन और उसके सेल को बैन कर दिया था, एक्सेप्ट फॉर द मेडिसिनल पर्पस। अब आप समझने की कोशिश करिए, ब्रिटिश लोगों को पता था कि चाइनीज सोसाइटी ऐसी है जिनको अगर हमने थोड़ा बहुत ओपियम दे दिया तो लोग खुश हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ब्रिटिश को पता था कि चाइनीज सोसाइटी ऐसी है, द चाइनीज सोसाइटी सच दैट कि इफ विल गिव देम द ओपियम दे विल बी हैप्पी, वो खुश होंगे कि हाँ भाई मजा आ गया साहब, ठीक है, हम लोग के लिए बहुत एकदम जोरदार चीजें हो गई। गेटिंग माय पॉइंट। तो यहाँ पे भी यही होता है, यहाँ पे भी यही होता है। ब्रिटिश के जितने भी मर्चेंट्स थे, ब्रिटिश के जितने भी व्यापारी थे, इन सब ने बेसिकली चाइना के अंदर इलीगली ओपियम का ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया। समझे कि नहीं समझे? गेटिंग माय पॉइंट, है ना। ये लोग क्या करते थे कि चाइना के अंदर व्यापारियों को कोस्टल एरिया में बुलाते थे, जो लोग बेसिकली लोकल मर्चेंट्स थे, और उनको कहते थे कि एक काम करिए आप, इनफैक्ट है ना, ये नीचे वाले पोर्ट्स में आ जाइए जहां आपके राजा की पुलिस और राजा की जो मिलिट्री है वो नहीं आ रही है, और हम आपको ओपियम देंगे और फिर आप अंदर के बाजारों में बेच दीजिएगा साहब, ठीक है। तो स्मगलिंग होने की शुरुआत होती है। चाइना के अंदर 1820 के दशक में करीबन सालाना 10,000 कैरेट ऑफ ओपियम, बड़े बड़े इनफैक्ट जत्थे जो थे ओपियम के बेचे जाते थे। करीबन इनफैक्ट 1835 तक 35,000 कैरेट जो थे वो चाइना के अंदर ओपियम जो है वो स्मगल किया जाता था बाय द ब्रिटिश। और क्या था कि चाइना के अंदर अंग्रेजों ने ओपियम भेजा साहब, ठीक है, चाइना से चाय लिया, तो इसके कारण क्या होता था कि उनका जो ट्रेड है वो बैलेंस आउट हो जाता था। बार्टर सिस्टम के तहत भी थोड़ी बहुत चीजें हो जाएगी। गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ये सिचुएशन क्या दर्शा रही है, करीबन इंग्लैंड के जितने भी शासक थे इन सब ने बहुत बड़ी मात्रा के अंदर जो ओपियम है, ये ओपियम को बेसिकली स्मगलिंग करने की शुरुआत की। और इनका टारगेट यही था कि जैसे हम लोग चाय के एडी बन गए हैं, अंग्रेज लोग जो थे वो चाय के एडिक्ट बन गए थे, ये चाहते थे कि चाइनीज लोग हैं ये ओपियम के एडिक्ट बन जाए, क्योंकि ओपियम अंग्रेज लोग कहीं से भी स्मगल करा देंगे चाइना के अंदर, सामने उनको चाय मिल जाएगी और ऑटोमेटिकली आपका जो है वो जो बैलेंस है वो बैलेंस आपका सेटल हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि अंग्रेजों ने 1820s के दशक से ओपियम को घुसाना शुरू किया चाइना के अंदर। मतलब एक ऐसी सोसाइटी जो एक अलग ही प्रकार की सोसाइटी थी, और जनरली ये सब क्या कहते हैं, ड्रग्स वग से दूर रहने वाली सोसाइटी थी, उसको ये ब्रिटिश लोग की जब हम लोग बात करते हैं, ये ब्रिटिशर्स ने बेसिकली एंटर कराई और वहां के लोकल लोगों को बेसिकली इसका आदी बना दिया, इसको पूरी तरह से ड्रगिस्ट बना दिया। सो वी फाइंड द पीपल ऑफ ऑल क्लासेस टुक टू द ड्रग्स, द शॉपकीपर्स, पेडलर्स, ऑफिशियल्स, आर्मी मैन, एरिस्टोक्रेट एंड द पॉपर्स, मतलब किसी को नहीं बख्शा साहब, ठीक है ना। तो यू कैन इमेजिन कि ये सिचुएशन के अंदर चाइना के अंदर लोग ओपियम के एडिक्ट बन गए। अब जितनी ओपियम की डिमांड चाइना में होगी उतना ही फायदा किसको होगा, अंग्रेजों को होगा। समझ में आया कि नहीं है आपको, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी फाइंड कि ओपियम की डिमांड चाइना के अंदर बढ़ती है। जितनी डिमांड चाइना के अंदर बढ़ेगी ओपियम की, उतनी ही अंग्रेजों को फायदा, क्योंकि चाय में बैलेंस होगा और अंग्रेजों की जो चाय की व्यापार है वो भी कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे बैलेंस आउट हो जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। यू कैन इमेजिन कि एक डेटा दिया गया है 1839 के आसपास का। 1839 में करीबन 40 लाख के आसपास चाइना के अंदर ओपियम स्मोकर्स हुआ करते थे। ये डेटा के बारे में बेसिकली किसी और ने नहीं बताया है, लीन जे शुक्से ने बताया है। लीन जे शू बेसिकली एक स्पेशल कमिश्नर थे जो कैंटोन में पोस्टेड थे। अगर आपको पता होगा, कैंटोन वाज द पोर्ट जिसे हम लोग आज की तारीख में हांगकांग के रूप में पहचानते हैं, और ये वही पोर्ट है
जिसके द्वारा ये यूरोपियंस को अलाउ किया जाता था ट्रेडिंग के लिए, पर यूरोपियंस ने यहाँ पे बेसिकली चाय की खेती क्या ट्रेडिंग के साथ साथ ओपियम को भी इलीगली एंटर कराना शुरू कर दिया था साहब, ठीक है। तो ये तो सिचुएशन चाइना के अंदर बनती है, ये चाइनीज की सिचुएशन ही हमको दर्शाती है कि क्या इनफैक्ट चाइना के अंदर माहौल बन गया था और कितनी बड़ी मात्रा के अंदर बेसिकली ये ओपियम ट्रेडिंग हो रही थी, समझे आप लोग, ठीक है। तो 1839 का ये डेटा है, ये डेटा के बारे में राजा को भी पता चल गया था कि कुछ लोचा हो रहा है, और इसके लिए ये जो लिन जियांगशू करके आपके जो चाइनीस एजेंट थे वहाँ पे जो पोस्टेड थे, उसको बेसिकली चाइना के राजा ने ही भेजा था और उनको बोला गया था कि आप इसको स्टॉप कराइएगा साहब, ठीक है। तो लिन जियांगशू के बारे में एनसीईआरटी क्या कहती है? लिन जियांगशू के बारे में एनसीईआरटी कहती है कि आफ्टर ही अराइव्ड इन कैंटन इन द स्प्रिंग ऑफ 1839, Lean arrested 1,1600 men involved in the trade and confiscated 11,000 pounds of opium. You can imagine कितनी बड़ी मात्रा में इन्होंने अफीम का जो पूरा जत्था था वो पकड़ा था साहब, ठीक है। उन्होंने फॉरेन फैक्ट्रीज जो थी उसको बोल दिया कि आपको ओपियम का जो स्टॉक है वो सरकार को दे देना पड़ेगा। इन्होंने करीबन 20,000 से ज़्यादा ओपियम के कैरेट को जला दिया, बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया साहब, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो वी फाइंड कि ओपियम एक ऐसी कंडीशन हो गई थी जिसके कारण चाइना अब सतर्क हो गया था। चाइना के राजा को लग गया कि भाई साहब अब सिचुएशन हमारे काबू के बाहर जा रही है, हमारी पब्लिक नशेड़ी गंजेड़ी हो जाएगी और अंग्रेज लोग चाय में माला माल हो रहे हैं और हमको ओपियम का अफीम का लत लगा के पागल कर दिए हमारी पब्लिक को साहब, ठीक है। जब राजा ने ऑर्डर दिया कि आपको कैंटोन का एरिया छोड़ देना है, किसको? अंग्रेजों को ऑर्डर दिया जाता है कि यू आर सपोज टू लिव योर एरिया ऑफ कैंटोन और तुम निकल जाओ। अंग्रेजों की दिमाग छटक जाती है, अंग्रेज कहते हैं कि तुम कैसे हमको ओपियम का व्यापार नहीं करने दोगे। अंग्रेजों ने फिर उसके बाद यहाँ पे युद्ध करने की शुरुआत की, दैट इज नोन एज ओपियम वॉर। 1839 से लेके 1840 के पीरियड में सबसे पहले ओपियम वॉर होगा, द फर्स्ट ओपियम वॉर विल टेक प्लेस। ये फर्स्ट ओपियम वॉर का बैकग्राउंड ही यहाँ पे बन रहा था। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो व्हेन ली जियांगशू हु वाज द स्पेशल कमिश्नर ऑफ द कस्टम्स एट दैट टाइम, उसने कैंटोन को लिए मना कर दिया कि ये फॉरेन ट्रेड के लिए बैन हो गया है, ब्रिटेन ने वॉर डिक्लेयर कर दी। एंड इन दिस सिचुएशन जब ओपियम वॉर के अंदर राजा हार जाता है, चाइना के राजा को एक कोरा पेपर दिया जाता है और उनको बोला जाता है कि आपको यहाँ पे साइन करनी पड़ेगी। और उसके बाद फाइनली हमको पता चलता है कि 1839-40 तक आते आते चाइना के अंदर जो ओपियम का ट्रेडिंग था उसको लीगलाइज कर दिया गया। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो यू कैन इमेजिन कि किस तरह से ब्रिटेन ने अपने चाय की डिमांड को बैलेंस आउट करने के लिए चाइना के अंदर ओपियम को पहले स्मगल कराया। जब चाइना के राजा ने मना किया तो उन्होंने वही ओपियम के लिए युद्ध कर दिया। चाइना के राजा को एक कोरा पेपर दिया और कहा कि जिंदा रहना है तो यहाँ पे साइन करिए वरना बेमौत मारे जाओगे साहब। और उसके बाद पूरी की पूरी चाइनीज पॉपुलेशन को गंजेड़ी बना दिया। आप देखिए कॉलोनियलिज्म का एक इम्पैक्ट देखिए साहब, ठीक है। अब सवाल ये था कि कितनी बड़ी मात्रा के अंदर बेसिकली चाइना में आपको ये ओपियम के ट्रेडर्स मिलेंगे, या कितनी बड़ी मात्रा के अंदर चाइना के अंदर आपको क्या कहते हैं साहब ये ओपियम स्मोकर्स मिलेंगे साहब, ठीक है। तो एक आंकड़ा बता रहा है 4 मिलियन के आसपास, 40 लाख लोग 1839 के अंदर ओपियम के स्मोकर्स हो गए थे। गेटिंग माय पॉइंट? दूसरा आपको दिख रहा है ब्रिटिश डॉक्टर इन कैंटन पुट द फिगर एट 12 मिलियन, 12 मिलियन, मतलब आप देखिए कि करीबन 1.2 करोड़ के आसपास की आपकी पॉपुलेशन होगी पूरी चाइना के अंदर जो ओपियम पी रही थी साहब, ठीक है। तो चाइना बिकेम अ कंट्री ऑफ ओपियम एडिक्ट साहब। चाइना एक ऐसा देश बन गया जहां अंग्रेजों ने ओपियम स्मगल करते 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 20 साल के अंदर तो पूरी पॉपुलेशन को नशेड़ी बना दिया। अब पॉपुलेशन नशेड़ी रहती है तो पॉपुलेशन ऐश में रहेगी साहब, ठीक है ना। आप देखिए कोई भी सिविलाइजेशन को खत्म करना हो तो उसको एक नशे की लत लगाई है। बड़े बुजुर्ग क्यों कह के गए थे कि बेटा नशा मत करना, जीवन में कुछ भी कर देना साहब, ठीक है, और खराब चीज का नशा मत करना, ठीक है ना। अगर नशा करना है तो पढ़ाई का नशा करो, एटलीस्ट पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, तो अपना जीवन का कल्याण होगा, किसी और के जीवन में भी आप, है ना, कुछ अच्छा करोगे, यू विल ब्रिंग समथिंग गुड इन योर लाइफ, है ना। यहाँ तो उल्टा हो रहा है साहब, यहाँ पूरा का पूरा उल्टा कर रहे हैं। चाइना पूरा की पूरी कंट्री एक ओपियम एडिक्ट की बन जाती है 20 साल के अंदर। 1820s के अंदर चाइना के अंदर ओपियम की मारामारी पड़नी शुरू हुई थी। बढ़ते 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 ब्रिटेन के जो बेसिकली चाय की व्यापार है वो भी बढ़ जाती है, और ओपियम से बेसिकली जो सेल अंग्रेजों को रिटर्न में मिला उसके कारण उन्होंने चाय की जो खेती है या चाय की जो परचेजिंग है वो भी करनी शुरू कर दी साहब, ठीक है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंगली पोर्शन आपको यहाँ पे ये मेंशन किया गया है एनसीईआरटी के अंदर, और एनसीईआरटी बताती है कि देखिए भाई ये ओपियम ट्रेडिंग के कारण किस तरह से बेसिकली जो ब्रिटेन है उसने अपने चाय की फाइनेंसिंग को मेंटेन करने की कोशिश की थी साहब, ठीक है ना। अब आप समझने की कोशिश करिए
ये एनसीईआरटी के अंदर ट्रेड की पूरी प्रैक्टिस दी गई है कि चाइना से जो टी है, चाइना से जो चाय है, वो कहाँ जाती थी? इंग्लैंड के अंदर जाया करती थी साहब, ठीक है। तो लिखा गया द ब्रिटिश ट्रेडर्स टुक ओपियम फ्रॉम इंडिया, भारत से लोग ओपियम बेचा करते थे कहाँ? चाइना के अंदर साहब, ठीक है। और फिर इंग्लैंड से जो चाय है, इंग्लैंड से जो चाय है वो वापिस या चाइना से जो चाय है वो इंग्लैंड में बेच दिया करते थे साहब, ठीक है ना। द ब्रिटिश टुक ओपियम फ्रॉम इंडिया टू चाइना एंड टी फ्रॉम चाइना टू इंग्लैंड. Between India and England, trade flow both ways. By 19th century, export of the handlooms from India declined, while export of raw materials, silk, increased. From England, manufactured goods flowed into India, leading to a decline of the Indian artisanal production. अगर आपको ये चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा तो मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया हुआ है प्रीवियस क्लासेस के अंदर, स्टैंडर्ड 8 के एनसीईआरटी के अंदर, जिसका नाम है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. एक्चुअली क्या है कि इंडिया, चाइना और इंग्लैंड के बीच में, इंडिया, चाइना और इंग्लैंड के बीच में आपकी बेसिकली 3 प्रकार की व्यापार हो रही थी. एक तो था ओपियम का व्यापार. लेट मी एक्सप्लेन यू वाया दी ब्लैंक पेज, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा साहब, ठीक है ना. एक तो था यहाँ इंडिया है साहब, लेट मी एक्सप्लेन यू वाया द मैप साहब, ठीक है. यहाँ पे इंग्लैंड आया हुआ है, दिस इज इंडिया ओवर हियर एंड दिस इज चाइना ओवर हियर साहब, ठीक है ना. ये चाइना यहाँ पे है. तो कहानी क्या है कि इंग्लैंड और इंडिया के बीच में बायलैटरल ट्रेड चलता था. इंग्लैंड और इंडिया के बीच में बायलैटरल ट्रेड चलता था साहब, ठीक है. इंडिया इंग्लैंड से क्या भेजा करता था? रॉ मटेरियल्स भेज दिया करता था. इंडिया इंग्लैंड से बेसिकली अगर आप देखोगे कॉटन और कैश क्रॉप्स जो भी है वो सब भेजा करता था साहब. इंग्लैंड इंडिया के अंदर क्या भेजता था साहब? फिनिश गुड्स भेजता था. फिनिश गुड्स का मतलब क्या है कि इंग्लैंड की इंडस्ट्रीज में जो भी चीजें बन रही है वो भारत के बाजारों में बेची जाएगी साहब, ठीक है. दूसरी पॉइंट, इंग्लैंड के व्यापारी इंडिया से ओपियम जो है, ये ओपियम चाइना के अंदर भेज दिया करते थे, बेसिकली ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर. और चाइना जो है वो फाइनली इंग्लैंड को चाय बेचता था. समझ में आया कि नहीं है आपको, ठीक है. तो कुछ ऐसी कंडीशंस थी. तो इन सब जगह के ऊपर कनेक्टिंग पॉइंट जो था वो था इंडिया था. तो इंडिया वॉज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द ब्रिटिश एम्पायर, क्योंकि अगर उनको चाइना के साथ व्यापार करना है तो वो भी वाया इंडिया होगा, क्योंकि चाय उनको चाहिए होगी साहब. इंग्लैंड के अंदर जो लोग थे वो चाय के दीवाने हो गए थे, तो चाय के बिना उनको चलता नहीं था. चाय पे चर्चा उस टाइम पे चल रही थी. चाय पे चर्चा तभी पॉसिबल हो पाएगी जब इनफैक्ट चाय की क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए. वो चाइना से आ रही थी, पर चाइना के अंदर उनको गोल्ड देना पड़ता था तब जाके चाय मिलती थी. तो क्या किया साहब? चाइना की पब्लिक को गंजेड़ी बना दिया. और वो गांजा कहाँ से लेके आए साहब? अफीम कहाँ से लेके आए? इंडिया से अफीम लेके गए साहब. तो एकदम जोर नंबर के लोग हैं साहब. इंडिया से अफीम लेके गए, पहला प्रश्न. दूसरा प्रश्न है, इंडिया से जो आपके रॉ मटेरियल्स है वो सब इंग्लैंड भेजे, और इंग्लैंड से जो फिनिश गुड्स है, जो पक्का माल है इंडस्ट्री के अंदर बन के आता था, वो सब का सब इंडिया में बेचा जाता है. तो इंडिया के अंदर जो लोकल प्रोडक्शन था और लोकल मार्केट था, इसको इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया. दे डिस्ट्रॉयड द लोकल मार्केट, लोकल प्रोडक्शन. फाइनली हमको ये पता चल रहा है कि इन्होंने पूरी तरह से इंडिया की जो सिस्टम थी, जो हम लोग कह सकते हैं कि जो एक जो सेटअप पूरा का पूरा बन के आ रहा था, उसको उन्होंने पूरी तरह से एनिहिलेट कर दिया. लोकल मार्केट को डिस्ट्रॉय किया, लोकल प्रोडक्शन को डिस्ट्रॉय कर दिया, और बेसिकली जो हैंडीक्राफ्ट की आपकी जो प्रोडक्शन हो रही थी, जो आर्टिजन्स यहाँ पे कुछ ना कुछ बनाते थे, उन सबको भी इन्होंने एनिहिलेट कर दिया साहब, ठीक है ना. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके एनसीईआरटी के अंदर से. ये हमको दर्शाता है कि इंडिया को कैसे एक सेंटर के अंदर रखा गया था, और फिर लेटर ऑन इंडिया के किसानों ने जब ओपियम ग्रो करने के लिए मना किया तो हमको भी मारा गया साहब, क्योंकि हम लोग ओपियम चाइना को बेचा करते थे. देखो, इंग्लैंड ने जो ओपियम है खुद नहीं प्रोड्यूस किया, इन्होंने इंडिया की कॉलोनी के अंदर ओपियम बनवाया, चाइना को चिपकाया, चाइना से ट्रेड के अंतर्गत चाय ले ली, और चाइना के राजाओं को गंजेड़ी बना दिया, पब्लिक को गंजेड़ी बना दिया. जब राजा ने विरोध किया तो उसकी पिटाई कर दी और फिर गंजेड़ी बना दिया. मतलब आप देखिए कि कितने नालायक लोग थे. आप इसको कॉलोनियलिज्म कह सकते हो. दिस इज नोन एज कॉलोनियलिज्म. समझ में आ रहा है आपको, ठीक है. ये बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना है. इसके ऊपर अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आओगे हमारे साथ, तो मैं आपको थोड़ा इसके अंदर पढ़ाऊंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे इनफैक्ट इसकी इम्पैक्ट होती है इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, और कैसे इंडिया की जो अर्थव्यवस्था है, इंडिया की जो सिस्टम है, उसको इन्होंने कैसे टारगेट किया, उसको किस तरह से, है ना, पूरी तरह से एनिहिलेट किया, उसको बचर किया जाता है साहब, ठीक है. खैर, तो वी फाइंड दिस काइंड ऑफ ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस. ये जो प्रकार की ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस है, ये आपको बहुत बड़ी मात्रा के अंदर आपको मिल जाएगी साहब, ठीक है ना. तो वी सी कि ये सिचुएशन आपको यहाँ पे मिलती रहेगी. यहाँ पे एक फोटोग्राफ दिया गया है. ये फोटोग्राफ के अंदर लिखा गया है कि एक शिप है, ये बेसिकली चाइना से आई हुई है. अ शिप हैज अराइव्ड फ्रॉम चाइना, ठीक है.
ये फोटोग्राफ किसके साथ जुड़ा हुआ है उसको देखते हैं। शिप अराइव्स फ्रॉम चाइना। दिस इज अ पेंटिंग बाय थॉमस डैनियल, एन इंग्लिश आर्टिस्ट हु केम टू इंडिया विद हिज नेफ्यू विलियम डैनियल इन 1786। डैनियल्स के बारे में अगर आपको पता होगा तो स्टैंडर्ड 8 के एनसीईआरटी में पेंटिंग का एक चैप्टर मैंने कराया था, उसके अंदर मैंने आपको बताया था साहब, ठीक है। डैनियल स्टेड इन इंडिया, देन दे स्टेड टू कैंटोन, जो हांगकांग नाम का पोर्ट है। द शिप इन विच दे केम वाज फर्स्ट रजिस्टर्ड एट द इंडियन पोर्ट एंड वाज एंगेज इन द ईस्टर्न वाटर्स। द इलीगल ट्रेड इन ओपियम विद चाइना वाज कैरिड ऑन इन सच शिप साहब। इस प्रकार की बोट के अंदर ये लोग बेसिकली चाइना के साथ व्यापार करते थे इलीगली, क्योंकि ओपियम पहले राजा अलाउ नहीं करता था। इनफैक्ट आफ्टर द ओपियम वॉर, अगर आपको पता होगा थोड़ा बहुत, तो उसके बाद ओपियम वॉर होने के बाद कैंटोन नाम का जो पोर्ट है, कौन सा है, कैंटोन, ये कैंटोन जिसे हम लोग हांगकांग के रूप में पहचानते हैं आज की तारीख में साहब, दैट वाज टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश। ब्रिटिश ने उसको पूरी तरह से कंट्रोल कर दिया, और ये ब्रिटिश ने पूरी तरह से कंट्रोल किया। 1997 में फाइनली चाइना को वापस दिया जाता है। और आज की तारीख में अगर आपको पता होगा, हांगकांग के अंदर अभी भी प्रोटेस्ट मूवमेंट चल रहे हैं डेमोक्रेसी को लेके, क्योंकि चाइना के लोग या चाइना की सरकार वो कहती है कि ये तो हमारा इंटीग्रल पार्ट है, और इसके लिए हमने थोड़ा बहुत क्या कहते हैं कि रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की है। हांगकांग के लोग कंप्लीट इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसके अंदर से मिलती रहेगी। आपको एक पॉइंट यहाँ से समझाने की कोशिश करूँगा कि चाइना के लोग ओपियम को लेकर कितने सतर्क थे। पहले तो इनफैक्ट चाइना के राजा ने ली जेंगशू को भेजा था, कि जो कैंटन से बेसिकली स्पेशल कमिश्नर के रूप में अपॉइंट किया गया, और उसको कहा गया कि तुम बंद कर दीजिएगा साहब, ठीक है। इनफैक्ट ये जो ली जेंगशू है, उसने ब्रिटेन की रानी को भी एक लेटर लिखा था, और उन्होंने ये लेटर के अंदर बताया था कि देखो, तुम्हारी कंपनी, तुम्हारी सरकार, तुम्हारे बिजनेसमैन बेसिकली हम लोग को गंजेड़ी बना रहे हैं, हम लोग ये चीज़ नहीं स्वीकारेंगे साहब, ठीक है। उन्होंने ब्रिटेन की रानी को लिखा था। ये लेटर का नाम है लेटर ऑफ एडवाइस टू क्वीन विक्टोरिया साहब, ठीक है। चाइना का एक ऑफिशियल किसको लिख रहा है साहब, ब्रिटेन की रानी को लिख रहा है। वो लिखता है कि ऑल दोज पीपल इन चाइना हु सेल ओपियम और स्मोक ओपियम शुड रिसीव द डेथ पेनल्टी। वो कहता है कि जो जो लोग ने ये अफीम वफीम भेजा, उनको मार देंगे, हम लोग डेथ पेनल्टी देंगे। वी ट्रेस द क्राइम ऑफ दोज बारबेरियंस हु थ्रू द ईयर्स हैव बीन सेलिंग ओपियम, देन द डीप हार्म दे हैव व्रॉट एंड ग्रेट प्रॉफिट दे हैव अपसब शुड फंडामेंटली जस्टिफाई द एग्जीक्यूशन अकॉर्डिंग टू द लॉ। ये कहते हैं कि भाई साहब, आपने यहाँ पे जो अफीम बेचने का काम किया है, हमारी सोसाइटी को पूरी तरह से डिस्टर्ब कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है, उसको अगर हमने पकड़ा है तो उसको फांसी देंगे, क्योंकि आपने बहुत ही ये जो है ना हम लोग की कंडीशन खराब कर दी है। वो कहते हैं कि वी फाइंड इन योर कंट्री इज 60 और 70,000 फ्रॉम चाइना, येट देर आर बारबेरियन शिप्स दैट स्ट्राइव टू कम हियर फॉर ट्रेड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग प्रॉफिट साहब। आप हमसे इतने सारे दूर बैठे हो, 60-70 हज़ार माइल्स के आसपास की आपकी कंडीशन आपने बताई है। ली जो उनकी बेसिकली टर्म हुआ करती थी, द वेल्थ ऑफ चाइना इज यूज टू प्रॉफिट द बारबेरियंस। आप यहाँ के जो पैसा है, ये कमा कमा के बेसिकली ये गंजेड़ी लोग है, अफीम के बेचने वाले लोग हैं, उसको बेसिकली आप ट्रांसफर कराने का काम कर रहे हो। द ग्रेट प्रॉफिट मेड बाय द बारबेरियंस इज टेकन फ्रॉम द राइटफुल शेयर ऑफ द चाइना। हमारे लोगों ने बेसिकली मेहनत कर करके पैसा कमाया है, उसको अपने अफीम का बंधनी बना दिया, उसको एडिक्ट बना दिया, और उसके पास जो भी रिसोर्सेज है वो सब ले लिए साहब। ये जो सिचुएशन हमको देखने को मिल रही है, ये दर्शाता है कि क्या यहाँ पे कंडीशन होगी। बाय व्हाट राइट डू दे देन इन रिटर्न गिव अस द पॉइजनस ड्रग टू इंजर द चाइनीज पीपल। आप हम लोग को पॉइजनस ड्रग दे रहे हो। लेट अस आस्क वेयर इज योर कॉन्शियस। आप इनफैक्ट रानी को पूछते हैं कि आपकी अंतरात्मा कहाँ है। आप इनफैक्ट अपने देश के अंदर ओपियम को अलाउ नहीं करती है, आपने अपने देश के अंदर फॉरबिडन कर दिया है, और आपको पता है कि ओपियम की नेगेटिव इफेक्ट होती है। आप अपने लोगों के लिए ओपियम अलाउ नहीं करती है, तो आप बेसिकली चाइना के लोगों के लिए क्यों ओपियम इस तरह से मंगवाती है, और अपनी कंपनीज को क्यों अलाउ करके रखा है कि आप चाइना के साथ ओपियम का व्यापार करिए। ब्रिटेन की सरकार इसके ऊपर कोई स्टेप नहीं लगी। ब्रिटेन की सरकार आपके लिए इनफैक्ट है ना साथ में खड़ी है, इनडायरेक्टली आप ये प्रूव करा रहे हो। ये सब चीज़ों से समझ में आता है कि ब्रिटेन ने अपनी चाय की जो डेफिसिट थी, द डेफिसिट ऑफ टी दैट द ब्रिटेन वाज हैविंग विथ रिस्पेक्ट टू चाइना, उसने बेसिकली पूरी तरह से अगर आप समझने की कोशिश करोगे, ओपियम के थ्रू फाइनेंस करने की कोशिश की। अब सवाल ये था कि 30 मिलियन पाउंड की चाय की एन्युअल बेसिकली खपत हो जाती थी इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड के जो पब्लिक थी, वो 30 मिलियन चाय जो है, 30 मिलियन पाउंड की जो टी है, वो सालाना पी जाते थे साहब। अब उसके सामने उतनी सेम क्वांटिटी का ओपियम कहाँ से आएगा, सेम क्वांटिटी ऑफ ओपियम कहाँ से आएगा? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ब्रिटेन ने तो ओपियम को फॉरबिडन कर दिया था। ब्रिटेन वहां पे ना अलाउ करता था सेलिंग का, ना ही प्रोडक्शन का साहब।
तो ब्रिटेन के व्यापारी ने क्या किया साहब, इंडिया के फार्मर्स थे उनको पुश किया और इंडिया के फार्मर्स को कहा कि तुमको ओपियम ग्रो करना है, यू आर सपोज टू ग्रो ओपियम। तो इंडिया बिकेम अ प्लेस फॉर कमर्शियलाइजेशन ऑफ द ओपियम क्रॉप्स। अब देखो यहाँ पे ओपियम क्रॉप ग्रो करेंगे, जमीन भी उनकी है क्योंकि जमींदार भी अब अंग्रेज बन गए हैं। किसानों को फोर्सफुली बोला गया कि ओपियम ग्रो नहीं करोगे तुम्हारी पिटाई कर देंगे, तुम्हारी सर्विस कर देंगे। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट की गई है, ऑल द सिचुएशन दैट हैज बीन क्रिएटेड, ये सब चीजें क्या दर्शा रही है साहब, ठीक है, ये सब ये यही दर्शा रही है कि इनफैक्ट इंडियन पीजेंट्स को ओपियम ग्रो कराने के लिए प्रेशराइज किया गया। 1757 में जब अंग्रेजों ने प्लासी को कैप्चर किया और प्लासी के कैप्चर करने के बाद धीरे 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 इंडिया के अंदर लैंड रेवेन्यू गेन की, उसके बाद फार्मर्स को प्रेशराइज किया गया। हमारे फार्मर्स रेडी नहीं थे कि वो ओपियम ग्रो करे, उसके बावजूद भी हमारी पिटाई की गई, हमको मारा गया, हमको तोड़ा गया। एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको पता चलता है कि इंडिया बिकेम द ओपियम प्रोडक्शन हब फॉर द ब्रिटिश एंड ऑल दिस ओपियम वाज सोल्ड बाय द ब्रिटिश इन डिफरेंट मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द चाइना। यू कैन इमेजिन कि हाउ द ब्रिटिश कॉलोनियल सिस्टम destroyed the Indian agriculture, destroyed the societal fabric of this China and eventually also captured China as a colony। आप समझने की कोशिश करिए कि इंडिया तो कॉलोनी के रूप में बन गया, चाइना भी 1840s और 1850s तक आते आते पूरी तरह से कॉलोनी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। खैर चाइना के अंदर जो कॉलोनियलिज्म का जो टेक्निक है, वो चाइनीज कॉलोनियलिज्म इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम इंडियन कॉलोनियलिज्म। इंडिया के अंदर जो कॉलोनियल प्रैक्टिसेस इंपोज की गई थी, जहां पे ब्रिटेन एकमात्र कंट्री एक शासक के रूप में है, वो चाइना के अंदर नहीं मिलेगा। चाइना के अंदर ब्रिटिश ने क्या किया कि इन्होंने बेसिकली, चाइना की जब हम लोग बात करते हैं तो व्हेन वी सी द केस ऑफ चाइना, ब्रिटिशर्स मेड श्योर कि चाइना के अंदर मार्केट को ओपन कर दिया जाए। तो अमेरिकन्स भी आए, फिर जर्मन्स भी आए, फ्रेंच भी आए, बहुत सारे और भी लोग आएंगे जो चाइना के अंदर व्यापार करेंगे और बेसिकली वहाँ की सोसाइटी को और ख़त्म करेंगे। पर चाइना मूलभूत रूप से एक कॉलोनी के रूप में कन्वर्ट होगा बिकॉज ऑफ द ओपियम ओनली। और जब राजा ने ओपियम को रेजिस्ट करने की कोशिश की तो राजा की भी पिटाई कर दी जाती है। आप देखिए कि कितना नेगेटिव और इल इफेक्ट था ये सब ओपियम ग्रोइंग का। तो घुमा फिरा के आपको एक चीज़ पता चलती है कि भाई साहब कॉलोनियलिज्म ने एग्रीकल्चर को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया। कॉलोनियलिज्म ने एग्रीकल्चर में जो ग्रो कराया, जो प्रोडक्ट को ग्रो कराया, वो भी ओपियम जैसे प्रोडक्ट, जिसने चाइना को डिस्ट्रॉय किया साहब, ठीक है। हमारी पब्लिक को गंजेड़ी नहीं बनाया। अब देखिए इंडिया की पब्लिक को गंजेड़ी नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि अगर इंडिया की पब्लिक गंजेड़ी बन जाती तो काम कौन करेगा? हु विल वर्क फॉर इंडिया साहब, ठीक है ना। हाँ, उनके लिए, अंग्रेजों के लिए यहाँ बाजार में सब कुछ चीजें इनको बेचने की काम थी, इनको लेबर की काम थी। उनको काम था चाइना के लिए, क्योंकि चाइना में से चाय बहुत महंगी पड़ रही थी। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम ओपियम देंगे और चाय लेंगे। ओपियम देने से दो फायदा होगा कि चाइना की पब्लिक गंजेड़ी हो गई साहब, पूरी तरह से चाइना की जो पब्लिक है वो कन्वर्ट हो जाती है ओपियम एडिक्ट के अंदर, और साथों साथ फायदा हो गया अल्टीमेटली अंग्रेजों को साहब, ठीक है। तो ये सिचुएशन अंग्रेजों की है। ये कॉलोनियलिज्म ने बहुत ही, है ना, कि एग्रीकल्चर की पूरी कबर खोद दी है। और ये चैप्टर का जो सेकंड पोर्शन है उसके अंदर मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर आऊँगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि ओपियम फार्मिंग इंडिया में कैसे होता था, हाउ द ओपियम फार्मिंग इन इंडिया यूज्ड टू टेक प्लेस। और भारत में जो ओपियम फार्मिंग था ये कितनी हद तक बेसिकली सक्सेसफुल रहा है। क्या इंडियन फार्मर्स एग्री कर रहे थे? यू थिंक दैट द इंडियन पीजेंट्स वर एग्रीइंग टू ग्रो ओपियम? आपको लगता है? हाँ, आपको पता है कि ये क्रॉप बहुत ही भारी है। दूसरा, ये क्रॉप की डिमांड नहीं है चाइना के अलावा कहीं और। क्यों ग्रो करोगे साहब? हमको प्रेशराइज किया गया, हमको और धक्का मारा गया। तो बहुत सारी चीज़ें आपको इसके अंदर से मिलेगी। खैर, आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स, आई विल कंक्लूड द क्लास टुडे। आज का क्लास यहाँ पे कंक्लूड करता हूँ मैं आपको फिर से वेलकम करूंगा कि आप हमारे साथ अनअकैडमी प्लस के ऊपर जुड़िए। आई बिन टेकिंग स्पेशल क्लासेस। ये स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप पेड सब्सक्रिप्शन लीजिए, इसको भी देख लोगे तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होगी। इसमें मैंने प्रीवियस के क्वेश्चन कराया है, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न इंडिया के पूरा का पूरा हिस्ट्री का प्रीवियस का क्वेश्चन डिस्कशन के बेस में कराया है। ऐसा नहीं कि रैंडमली कराया, आई हैव डन फ्रॉम द डिस्कशन बेस साहब। तो बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली आपको मिलेगा, तो बहुत ही इफेक्टिवली और बहुत ही डिस्कशन सेंट्रिक मैंने इसको कराने की कोशिश की है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप
इसके साथ हमारे साथ जब लिंकअप करोगे या एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे तो आप इसके रिकॉर्डेड सेशंस भी देखोगे तो भी आपको कुछ फ़ायदा होगा, और प्रीलिम्स के लिए 2021 के प्रीलिम्स में बहुत ही एडवांटेज होगा। इसके अलावा नए कोर्सेज मेरे आते रहेंगे। करंट कोर्स तो मेरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन इंडियन हिस्ट्री चल रहा है, ये जो आंसर राइटिंग का कोर्स है, आप उसको अटेंड करिए। और मैं तो कहूँगा कि मैं लाइव इवेल्युएशन करता हूँ, लाइव आंसर चेक भी करता हूँ। इनफैक्ट इसमें हमने आंसर चेकिंग की एक मेथोडोलॉजी भी अपनाई है, और जहाँ पे लाइव क्लास के अंदर करीबन 8, 10, 15 विद्यार्थियों, जितने हो सके उतने स्टूडेंट्स के हम लोग आंसर को इवेल्युएट करके देते हैं और उनको बताते हैं कि कैसे उसको आंसर को फॉर्मेट में रखना है, और आपके कोर्स का रिवीजन भी होता है। ठीक है, तो मैं कंक्लूड करूँगा, आप अनअकैडमी प्लस के अंदर जुड़ना चाहते हो तो PN लाइव कोड यूज़ करिए। प्लीज़ यूज़ दिस डिस्काउंट कोड PN लाइव एंड यू विल गेट 10% डिस्काउंट। आपको 10% डिस्काउंट भी इसके साथ मिल जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन कीप स्टडिंग एंड ऑल द बेस्ट।